हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 23 समझेंगे। पोचमपल्ली। मुक्तापुर गांव में रहने वाले बाड़ी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा और अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। ये बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में बहुत अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। मुक्तापुर गांव में रहने वाले बाड़ी और प्रसाद जो हैं, उनके घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है और उनके अम्मा अप्पा यानी कि मम्मी पापा और परिवार के सभी लोग बुनाई के काम में बिजी रहते हैं ज्यादातर। बहुत सी सुंदर और एक स्पेशल टाइप की वो बुनाई होती है। ये मेन पॉइंट है कि उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। तो पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना स्टेट में, जो कि सदर्न स्टेट है इंडिया का। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, यानी कि जो वीविंग करते हैं, जो कपड़े की बुनाई करते हैं। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इस कस्बे के कारण ही इस बुनाई का नाम पोचमपल्ली नाम फेमस हो गया है। तो अभी ये समझ में आया होगा कि पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, जो कि किस स्टेट में है? तेलंगाना स्टेट में है। तेलंगाना स्टेट की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, जो कि इंडिया का एक सदर्न स्टेट है तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। बाड़ी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब बाड़ी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। इस गांव में यानी कि पोचमपल्ली में बहुत पुराने समय से ये काम यानी कि बुनाई का काम हो रहा है। बाड़ी और प्रसाद के मम्मी पापा ने अपने बड़ों से यह बुनाई सीखी है और अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर यह बुनाई जो है अपने मम्मी पापा से सीख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पारंपरिक व्यवसाय, यानी कि जो पुराने समय से चले आ रहे हैं वो व्यवसाय जो है वो अधिकतर घर में ही सीखे जाते थे। पोचमपल्ली जो कारीगरी होती है उसमें बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हो और वो करने लग जाए। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय यानी कि पुराने व्यवसाय हैं, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना। अभी ये है जो पोचमपल्ली बुनाई होती है, जो उससे कपड़े बनते हैं, इसके स्टेप दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले ये रेशम खरीद रहे हैं, फिर उसको करगे में लपेटा जा रहा है, फिर इसमें धागों को कलर किया गया है, फिर धागों को नीडल्स पर लपेटा गया है। ये नीडल्स यहाँ पर रखी है, इन पर लपेटा जा रहा है धागों को। फिर इसको लूम्स पर चढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर ये वीविंग चल रही है। इस प्रकार के ये पहले वीविंग करने के औजार होते थे, इनसे वीविंग की जाती थी। और यहाँ पे ये एक अच्छी साड़ी, बहुत कलरफुल और बहुत चमकीली चमकीली साड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये स्टेप थे। आगे है धागे से कपड़े तक। धागे से कपड़ा बनने तक का इसका प्रोसीजर बताया गया है। अप्पा पोचमपल्ली के धागे की लड़ियां लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं, सुखाकर उनकी गट्टी बनाते हैं। धागे की गट्ठियां करगे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़े, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़े के थान और चादरें बुनी जाती हैं। तो यहाँ पर स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि धागे की लड़ियाँ लाते हैं, फिर उनको उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोए जाते हैं, फिर उनको सुंदर तरीके से रंगा जाता है, फिर उनको गठियाँ बनाई जाती हैं, फिर उन गठियों को करगे पर लपेटा जाता है, फिर उनसे कपड़े बुने जाते हैं। अब रेशम का धागा जो होता है उससे रेशमी कपड़े बनते हैं, साड़ियाँ, सूट हैं। और जो सूती कॉटन होता है उससे तो कॉटन की साड़ियाँ और कॉटन के कपड़े, चादर बुने जाते हैं। जो रेशम होता है वो सिल्कवॉर्म कीड़ा होता है उससे प्राप्त होता है, जिसका पालन किया जाता है बिजनेस के पर्पज से। और जो कॉटन होता है उसकी खेती की जाती है, खेती करके वो प्राप्त किया जाता है कॉटन। आगे चलते हैं। करगे में कई सुइयां होती हैं, डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया गया है।
अब करगा जो होता है जिससे कपड़ा बुनाया जाता है उसमें कई तरह की सुइयां होती हैं, जिसके डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता रहता है। और जो कारीगर होते हैं वो चमकदार रंगों के बहुत ही सुंदर सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से ही इस इलाके यानी कि पोचमपल्ली का नाम दुनिया भर में फेमस कर दिया है। खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए, इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। इन साड़ियों को बुनने में कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये साड़ियाँ इतनी अच्छी हमें दिखती हैं और लगती हैं। फिर भी साड़ी सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है इन कारीगरों के लिए। अब रेशम जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है और बड़े दुकानदार जो होते हैं वो इन बुनकरों को तो साड़ी का बहुत कम पैसा देते हैं, लेकिन जब वो साड़ी बेचते हैं तो बहुत भाव बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं, बहुत ऊंचे दामों में हाई प्राइस में बेचते हैं। इसलिए कई बुनकर जो हैं ये काम छोड़ रहे हैं, वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। रेशम महंगा होता जा रहा है, इसलिए जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो बुनकरों से जो साड़ी लेते हैं उनको तो कम पैसे में ले लेते हैं, लेकिन जब खुद बेचते हैं वो दुकानदार तो बहुत भाव बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं। तो यानी कि मुनाफा किसको हुआ? उन बड़े बड़े दुकानदारों को हुआ, इन बुनकरों को लॉस होता है। इसलिए वो इतना लॉस होता है कि कभी कभी उनकी रोजी रोटी भी नहीं चल पाती है। इसलिए अपनी कला को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ये कला कहीं खो ना जाए, इसके लिए हमें बहुत से प्रयास करने होंगे सरकार को। ऐसे परंपरागत व्यवसायों में भी कई रोजगार और औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज को बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्य जो हैं मिलकर काम करते हैं, सभी का काम बटा होता है। ऐसा नहीं कि परिवार में एक बंदा ही काम करे जा रहा है, सारे मिलकर काम करते हैं, सभी का काम बटा होता है। अच्छा करो। आज प्रसाद और वाणी जैसे कई बच्चों ने अपने परिवार से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? तो उस टाइम के पर्यावरण पर डिपेंड करता है, क्योंकि आज सिल्क महंगा होता जा रहा है और सारा फायदा किसको मिलता है? बुनकरों को तो लॉस हो रहा है, सारा फायदा बड़े बड़े दुकानदारों को होता है। तो इसलिए जो बुनकर हैं वो आजकल इस कला को छोड़कर मजदूरी या फिर और रोजगारों में जाते जा रहे हैं। तो इसलिए शायद ही वो इस हुनर को अपने बच्चों को सिखा पाए। इनके उत्तर कॉपी में लिखो। क्या तुमने कभी किसी को करगे पर कुछ बनते देखा है और कहाँ और क्या? तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता हो? साड़ी के धागों को जिस प्रकार से रंगा जाता है तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे दीवारों को पेंट किया जाता है तो वो भी डाई हो गया एक तरीके से। जैसे कभी कई घरों में दुपट्टे या साड़ियों को डाई किया जाता है। आपके घर क्या डाई किया कराया जाता है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। वाड़ी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है जैसे पूरा गांव साड़ियां ही बना रहा है। क्या तुम ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? तो हाँ, आजकल भी कहीं कहीं गांव में जाकर देखो तो एक पूरी बस्ती में या फिर एक पूरे मोहल्ले में जैसे बर्तन बनाने का काम होता है। अगर आपने कोई और ऐसा काम देखा हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं? हाँ, वो बर्तन बनाते हैं। उसको तैयार करने का तरीका पता करो। तो उसको तैयार करने का तरीका, पहले बर्तन बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ती है, उस मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, फिर चाक पर उसको सेक देनी पड़ती है, फिर उसको धूप में अलग करके सुखाना पड़ता है, फिर सुखाने के बाद उसको पकाना पड़ता है, फिर उसको पेंट किया जाता है। तो ये तरीका था। उस चीज को बनाने के लिए क्या आदमी और औरतें अलग अलग तरह के काम करते हैं? तो हाँ, सबके काम अपने अपने बटे रहते हैं। क्या उस चीज को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? तो हाँ, कहीं कहीं घरों में बच्चे भी उन कामों को कराने में मदद करते हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले रखी होगी या फिर अपने बुजुर्गों से सीखा होगा। आपको काम में क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती हैं? क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है?
तो आप ये किसी से बात करके उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आप लिख सकते हैं। ये सब क्लास के बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ बच्चों का ही है कि जैसे कि आपके आसपास जो ये वाले काम करने वाले लोग हों तो उनसे उनके नाम लिखने हैं और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा ये करना है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, जैसे कि पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे पोचमपल्ली कहाँ का, पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? पोचमपल्ली तेलंगाना की। ऐसे ही इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से मशहूर हो गए हैं। जैसे कि कुल्लू की सॉल, अब कुल्लू की सॉल बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की फेमस है, बिहार में है। असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, तो ये चीज़ें वहीं के नाम से फेमस हो गई हैं। तो फ्रेंड्स अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आपको अगर नॉलेज मिली हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।